मैम, ये जो चुनाव हो रहा है इसमें किस मुद्दे पर गोरखपुर का चुनाव लड़ा जा रहा है? मेन मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने किसी विषय के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महानगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ तथा एक समाज सेवी भी हूँ। मुद्दा देखिए, बहुत सारा मुद्दा है। विशेषकर अगर आप गोरखपुर की बात करें तो मैं गोरखपुर के मामले में कहूंगी कि सुरक्षा, जो महिला सुरक्षा था पिछले 9 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार में और 2017 से माननीय योगी जी की सरकार में सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो हमारा इस बार मुद्दा रहेगा महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। अगर महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मणिपुर पर भी, थोड़ा सा हाथरस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी पूरी तरह की महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है। अगर आप मणिपुर की बात करेंगे, अगर आप हाथरस की बात करेंगे, तो आपको विशेषकर पश्चिम बंगाल की जो संदेश खाली में हुआ, नॉर्थ 24 परगना जो जिला है, वहाँ पे जो यौन उत्पीड़न महिलाओं के साथ हुआ वो भी बहुत ही निंदनीय है। तो सरकार हो या आम नागरिक हो या विपक्ष हो, उनको हर राज्य हर स्थान पे महिलाओं के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। सुदृढ़ महिला और सुरक्षित महिला कहाँ? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि स्थानीय मुद्दे कुछ अलग होते हैं और केंद्रित मुद्दे कुछ अलग होते हैं। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो तो निंदनीय है। हमारी सरकार ने जो है कदम उठाया था, माननीय अमित शाह जी गए थे, हमारे कई दिग्गज नेता थे, वहां पहुंचे तो वहां का उन्होंने मुआयना किया और जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, उचित कार्रवाई, उसको उन्होंने एक्शन लिया भी था। कहीं सदन के पटल पे तो आया नहीं, सदन के पटल पे जरूरी नहीं है कि हर मुद्दा। देखिए, महिला सशक्तिकरण से प्रधानमंत्री ने कहीं खंडन किया नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, आप समझिए, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, बहुत गरिमामय पद है, और वो हर मुद्दे को सदन में ले जाए ये जरूरी नहीं है। सदन के बाहर उन्होंने मणिपुर पे बहुत बड़ी बात कही थी, उन्होंने अपनी जो शोक संवेदना थी वो व्यक्त किया था। तो मुझे लगता है कि हर मुद्दा जो है सदन में नहीं जा सकता, सदन के बाहर भी आम नागरिकों के साथ बात होनी आवश्यक है। नोटबंदी करना हो तो प्रधानमंत्री जी, रेल बजट पे बहस करना हो तो प्रधानमंत्री जी, नई रेल चलाना हो तो प्रधानमंत्री जी, किसी भी चीज का इनॉग्रेशन करना हो तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वन मैन शो है, और फिर इस मुद्दे पर क्यों दोहरी? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने उस मुद्दे पे नहीं कहा, बिल्कुल कहा। आपने याद होगा कि सदन के बाहर उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पे अपनी विचारधारा रखी थी, अपने विचारों को रखा था, और वहां पे जो शरारती तत्व जिन्होंने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में 80 में कितनी सीटें? 80 में तो हमारा टारगेट 80 है। हमारा टारगेट तो, मैं अगर एग्जाम देती हूँ, कोई परीक्षा में मैं बैठती हूँ, तो मैं तो उम्मीद करूंगी ना कि मैं टॉप करूँ। मेरा परफॉर्मेंस है कि मैं 99% लाऊं, लेकिन हमारा 80 में 80 सीट आ रहा है। हम बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, हम शक्ति केंद्र स्तर पे काम कर रहे हैं, हम वार्ड वाइज काम कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता जो है हर एक मतदाताओं को साध रहा है। तो इस उम्मीद के साथ, इस होमवर्क के साथ मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीत रही है। अंतरात्मा क्या कहती है? अंतरात्मा तो बिल्कुल यही कहती है, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है, योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं थी, वो हमने हर एक जनता तक पहुंचाया है। तो मैं ये अंतरात्मा और आत्मविश्वास, दैट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ये हमारा कॉन्फिडेंट है। जो हमने काम किया उस आधार पे मुझे पता है कि जनता हमें निराश नहीं करेगी। बांसगांव, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, तीनों जगह आपके सिटिंग एमपी को उनका विरोध रहा है, और विरोध बड़े लेवल पर हुआ है, फिर भी 80 में 80। देखिए, अपवाद हो सकता है, ठीक है, हर एक विषय पर अपवाद होता है। तो विरोध प्रदर्शन करना व्यक्तिगत विचारधारा है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास हमारे काम के आधार पर ही है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से मिलेंगे, अगर उन्होंने जेन्युइनली तरीके से काम किया होगा बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे, तो वो आत्मविश्वास दिखेगा उसके चेहरे पे, उसके अंतरात्मा पे, और उसी अंतरात्मा के आधार पे हम कह रहे हैं कि हम 80 में 80 सीट जीतेंगे। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां जी, कहाँ? 15 लाख उन्होंने ये नहीं कहा था कि 15 लाख देंगे। काला धन 15 लाख उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा। स्विस बैंक में जो काला धन है, स्विस बैंक में जो काला धन है, मैं कहूंगा 10 साल हो गए काला धन आ नहीं रहा है। जितने नोट पकड़े जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, विभिन्न राज्यों में, आप राजस्थान में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, जो एमपी एमएलए के पास जो धन पकड़े जा रहे हैं वो क्या है? काला धन ही तो है। आज नोटबंदी नहीं होती। स्विस बैंक की वो लिस्ट कहाँ गई? स्विस बैंक की जो लिस्ट है, कुछ चीजें जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है सरकार की,
सरकार ने उसको उजागर किया कि स्विस बैंकों में जो है नेताओं के पैसे हैं, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व अब हैं? मैं क्या कह रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का आक्षेप, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई विपक्ष हो, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लूंगी। हाँ, जो संलिप्त होंगे उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई जरूर होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोट के बारे में क्या कहना? बिल्कुल, मैं उस पर यह कहना चाहूंगी कि ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं था। जो हम कैश लेते, नहीं मेरी बात पहले सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जो बॉन्ड था, सरकारी बॉन्ड जो था बैंकों के माध्यम से मिलता था, उसका चिट्ठा 1 by 1 है, ट्रांसपेरेंसी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको ट्रांसपेरेंसी में लाइए, इसको उजागर कीजिए, तो किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहले क्यों नहीं किया गया? जब सुप्रीम कोर्ट की ललकार पड़ी तभी नहीं, ये बताइए, कुछ चीजें पार्टी की अपनी रणनीति होती है, पार्टी की अपनी रणनीति होती है। पार्टी पहले कोई भी पार्टी होती थी चंदा लेती थी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चंदा लेती थी। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया उस पर लगाम लगाई गई और ये सरकार नहीं लाया, तो जब ये खुद लाएगी तो क्या लगता है कि खुद चोरी करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। बीजेपी के ऊपर एक आक्षेप लगता है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर कोई भी इंपोर्ट होकर के आए तो उसको साफ कर करके अपने यहाँ रख लिया जाता है। नहीं, ये तो आप क्या कहते हैं उसको, प्रभाव कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे छवि, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह साफ है, लेकिन यहाँ छवि तो साफ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आता है उसकी छवि धुल जाती है, इसलिए धुल जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, वो जीवन में अगर आत्मसात आप भी करते हैं तो शायद आपकी भी छवि अच्छी हो जाएगी। ब्रिजभूषण के बारे में क्या कहना है? अजय कुमार टेनी के बारे में? नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगी, ब्रिजभूषण जी पे जो आरोप लगी है वो न्यायालय में चल रहा है मामला, कुछ चीजें हो गया? हाँ, आरोप तो तय हो गया उसके। फिर भी आप क्या बने हुए? नहीं, बने हुए नहीं, उन्हें तो टिकट नहीं मिला, बिल्कुल टिकट नहीं मिला। नहीं, बने हुए क्या, जब न्यायालय से नहीं, देखिए, भाजपा के मेंबर, अगर कोई आदमी कल्प्रेट हो गया तो कल्प्रेट हो गया, अभी पूरी तरह से आरोप अभी तय हुआ। अगर उनपे क्या बोलते, सजा तय होने दीजिए, संगठन कुछ ना कुछ फैसला जरूर लेगा। हम मौखिक रूप से कुछ बात को, मैं वकील हूँ, मैं मौखिक रूप से किसी बात का भरोसा नहीं करती हूँ। लिखित रूप में आरोप तय हुआ है, अभी न्यायालय को दोष तय करने दीजिए, संगठन उसका फैसला जरूर ले लेगा। लखीमपुर के जो विधायक जी थे उनको तय होने के बाद, जेल में जाने के 8 महीने के बाद उनको पार्टी से निष्कासित किया। जी, इसलिए निष्कासित किया। अगर मान लीजिए मैं ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे खिलाफ कोई जाके कंप्लेन करता है, तो पार्टी पहले उसको जांचेगी, परखेगी कि हाँ, पूजा गुप्ता के नाम विरुद्ध कोई मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तुरंत हम एज सुन एज पॉसिबल, कोई संगठन इस तरह से कदम नहीं उठा सकता है। जब संगठन को लगा कि हमें कदम उठाना चाहिए तो उन्होंने उठाया। 8 महीने बाद? नहीं, बिल्कुल जांच में लगता है। अब वो पार्टी, अगर कोर्ट का आदेश, बोलिए चलेगा, कोर्ट का आदेश हो गया है उसके बाद भी 8 महीना? मैं क्या कह रही हूँ, कोर्ट का आदेश हो गया, कोर्ट के आदेश नहीं, मैं बता रही हूँ, कोर्ट का आदेश हो गया, कोर्ट द्वारा आरोप तय हो गया है, लेकिन पार्टी की जो सिद्धांत होते हैं उसमें भी कुछ सिद्धांत होते हैं। आप किसी भी कोर्ट के ऊपर पार्टी है? नहीं, कोर्ट के ऊपर बिल्कुल पार्टी नहीं, न्यायालय के ऊपर तो कोई नहीं है। न्यायालय ने अगर डिसीजन दे दिया तो दे दिया, तो न्यायालय ने डिसीजन दे दिया तो आरोप तय हो गया। नहीं, आरोप तो देखिए, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं पार्टी के भी, तुरंत हम निष्कासित नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रिया पूरे होने में 8 महीने लगते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन दूसरे के लिए वो 24 घंटे में चाहिए रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट का क्या है, न्यायालय तय करता है ना। मान लीजिए अगर आप किसकी बात करेंगे, 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए। दूसरी पार्टी अगर किसी के यहाँ कुछ होता है तो उसके लिए बीजेपी डिमांड करती है 24 आवर्स के अंदर उसका रिजल्ट चाहिए। ये बताइए, बीजेपी डिमांड करती है तो कहाँ होता है? आम आदमी पार्टी में इतने सारे कल्प्रेट से कहाँ हुआ? जब धीरे धीरे जांच पड़ताल हुई, किसी के ऊपर आरोप अभी तक तय नहीं हुआ। नहीं, तो जांच पड़ताल चल रही है, उस आधार पर उनको आरोप तय नहीं तय, तभी तो बेल पे हैं। आप तो एडवोकेट हैं, हम केजरीवाल साहब की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं तय हुए। किसी भी पार्टी हो, कोई संगठन हो, उसकी अपनी विचारधारा, अपनी प्रक्रिया, प्रोसीजर होता है। कोई भी निर्णय लगता है निर्णय लेने। बिल्कुल। आगे पूछिए। गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सीधा यहाँ से कौन जीतता हुआ दिख रहा है? मैं अगर गोरखपुर की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो माननीय रवि किशन जी भारी मतों से 10 लाख मतों से जीतेंगे, ये हमारा आत्मविश्वास है। मुद्दा क्या होगा? अभी मैंने बताया 3-4 मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा। रवि किशन जी को जिताने का मुद्दा क्या होगा? रवि किशन जी का जिताने का पहला मुद्दा तो होगा कि यहाँ पे उन्होंने अपना जो रोजगार था, वो फिल्म सिटी का, वो एस्टेब्लिश करने का पूरा प्रोसीजर चल रहा है। तो कोई भी सांसद अगर अपना रोजगार, स्वयं का रोजगार अगर अपने सांसदीय क्षेत्र में लाता है तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। कितने लोगों को पूर्वांचल से
किस इंडस्ट्रीज में रोजगार मिलने की संभावना है? आप पहले स्वयं बताइए। 10 साल, मैं ये नहीं कहूंगी 10 साल पहले सरकारों ने काम नहीं किया, बिल्कुल किया, लेकिन जितनी तेजी से विकास गोरखपुर में हुआ है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ। मैं 2009 में यहाँ शादी करके आई हूँ। 2009-10 उस समय महिला सुरक्षा 0 था। मैं खुद अकेले नहीं निकलती थी। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करती हूँ। आज मैं पार्टी संगठन के काम से, अपने कचहरी के काम से मैं रहती हूँ बाहर, तो महिला सुरक्षा पे, सौंदर्यीकरण पे, रोजगार पे, गीडा में देख लीजिए बहुत सारे जो रोजगार है एस्टेब्लिश हुए हैं। तो उस आधार पर मुझे लगता है कि जो है जीत हासिल होगी। जो जहाँ का सीएम सिटी होता है वो हमेशा डेवलपमेंट होता है। वीर बहादुर के वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त भी इसी तरह से तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था। आज योगी जी का वक्त है तो डेवलप हो रहा है। मुलायम जी का वक्त था तो सफाई डेवलप कर रहा था, तो वो तो नेचुरल नहीं। आप बताइए 80 जिलों में कौन सा ऐसा जिला नहीं है कि जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है? आप देवरिया देख लीजिए, अपने आसपास देवरिया की डेवलपमेंट देख लीजिए, आप गोरखपुर देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, आसपास लखनऊ देख लीजिए। हर एक जिला जो है माननीय योगी जी डेवलप करे। वो सिर्फ ये नहीं कि गोरखपुर सीएम सिटी तो मुझे इसी ही डेवलप करना है। लगभग हर एक 80 जिलों में कहीं ना कहीं हर एक तरह से डेवलपमेंट जारी है और निरंतर जारी रहेगा। अगले कार्यकाल तक तो जारी रहेगा ही। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार हो और आज यहाँ डबल इंजन की सरकार होती है वहाँ, और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, तो डेवलपमेंट तो चरम पे है। गोरखपुर की सीट के बारे में एक बात कही जाती है कि यह मंदिर की परंपरागत सीट है जी। तो क्या ये जो वोट मिलता है मंदिर के नाम पे मिलता है? यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है। सीट प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ हमारी आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है, हमारी आस्था कमल से जुड़ी हुई है। और मंदिर का तो सीट रहा है ये, चाहे वो दिग्विजय नाथ जी रहे हों, चाहे वो अवैध नाथ जी रहे हों, चाहे योगी जी रहे हों, और चाहे अभी रवि किशन जी रहे हों। हमारी आस्था गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी धर्म के हो, मैं विशेष कर कह रही हूँ, किसी भी धर्म के हो, मंदिर वो आस्था का केंद्र है। वहाँ धर्म से संबंधित ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते। जो भी खड़ा होगा वो जीतेगा। बिल्कुल जीत नहीं, ऐसा नहीं। रवि किशन जी की अपनी भी तो काबिलियत है। हाँ, माननीय योगी जी का मंदिर का आशीर्वाद तुमके ऊपर है, लेकिन रवि किशन जी की अपनी भी काबिलियत है, अपनी भी क्षमता है। इस आधार पर वो जीत हासिल करेंगे। सन 2017 में अगर जाते हैं बाई इलेक्शन में तो आस्था कहाँ चली गई थी? 18 में, 17 में नहीं, बाई इलेक्शन जब हुआ था वही उपेंद्र शुक्ला जी, तो उस समय क्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। देखिए, उस समय माननीय योगी जी ने अपनी सीट छोड़ी थी और वो मुख्यमंत्री बने थे। आस्था की बात रही तो कुछ उनका सपोर्ट उपेंद्र जी को नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। नहीं, उनको योगी जी का सपोर्ट बिल्कुल था। कुछ चूक तो नहीं, कुछ चूक हुई थी हम कार्यकर्ताओं से, कुछ हम चुके थे, इस कारण से वो सीट हमारे हाथ से चली गई थी। लेकिन वापस देखिए, आस्था नहीं, उस वक्त आस्था नहीं थी क्या? नहीं, बिल्कुल आस्था थी। कुछ एक मार्जिन से ही हारे थे, तो आस्था कम नहीं हुई थी। एक वोट से हारे चाहे 1000 वोट से हारे, वो तो सही बात है। फेल तो फेलियर होता है, लेकिन आस्था तो बरकरार थी। वो अलग बात है कि कुछ हम कार्यकर्ता चूक गए थे, लेकिन वो चूक पे हम लोगों ने सुधार किया और आगे भी हमारी जो कार्यशैली है निरंतर बहुत अच्छी चलेगी। और हम माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और रवि किशन जी को भारी बहुमत से आगे भी जिताते रहेंगे। अभी तक गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो कोई बड़ा लीडर नहीं आया है बीजेपी का। जी, ऐसा क्यों? देखिए, 7 चरणों में चुनाव हो रहा है पूरे भारत में। सभी जितने बड़े दिग्गज लीडर हैं वो कहीं ना कहीं व्यस्तता है उनकी। और अब जो छठे चरण का चुनाव जो 25 मई को होने के बाद प्रवास लगेगा। जो बड़े नेता जो हैं आएंगे गोरखपुर में, प्रवास करेंगे और जन जन तक जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों को साधेंगे, अपनी विचारधारा, अपनी योजनाओं को बताएंगे। तो सारे लोग अब प्रवास करना शुरू करेंगे। गोरखपुर के मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं गोरखपुर की मतदाताओं से यह अपील करना चाहूंगी, पूरे भारत के नागरिकों से, अपने प्रदेश के नागरिकों से, अपने जिले के नागरिकों से, बस यही मैं सादर निवेदन और आग्रह करूंगी कि मतदान एक बहुत बड़ा दान होता है, हमारा मौलिक अधिकार है और हम अपने इस अधिकार का प्रयोग करें, अपने घरों से निकलें और मतदान अवश्य करें। अगर हमें सरकार से कुछ चाहिए, देश को विकसित देश बनाना है, देश को आगे ले जाना है, तो बिल्कुल मतदान में अपना सहयोग करें और अपनी क्षमता का प्रयोग करें, अपने विचारों, अपने सिद्धांतों का प्रयोग करें और एक बार अपने घर से निकल के मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।